गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 20वां अध्याय, जिसका नाम है संचार के साधन। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले भागों में हमने यह समझ बनाई कि जो संचार के साधन हैं वो होते क्या हैं। यानी कि हम यह जान पाए थे कि ऐसे साधन जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को या संदेशों को या किसी प्रकार की घटना की जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। यानी ऐसे साधन जिनके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। बच्चों, साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि जो संचार के साधन हैं उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ संचार के साधन ऐसे होंगे जिनके माध्यम से हम केवल सुनकर के सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, जैसे रेडियो। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कुछ संचार के साधन ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से हम देखकर और पढ़कर के सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर यानी कि अखबार। और बच्चों, हमने यह भी जाना कि कुछ संचार के साधन ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, यानी कि जैसे कि टेलीविज़न। तो बच्चों, जब हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि क्या ये संचार के साधन पूर्व काल से ऐसे ही चले आ रहे हैं या मानव की विकास की जो यात्रा है उसके साथ साथ इनमें भी कोई परिवर्तन आया। यानी समय के साथ क्या ये बदलते गए। पूर्व काल में कौन कौन से संचार के साधनों का उपयोग होता था, आधुनिक समय में कौन कौन से संचार के साधन हम उपयोग में ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आज की हमारी कक्षा होगी वो आधारित होगी मानव के विकास के साथ संचार के साधनों की यात्रा पर। यानी कि बच्चों, हम यह समझ पा रहे हैं कि आज की इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे समय को बदलते समय के साथ साथ धीरे धीरे इन संचार के साधनों का विकास हुआ और पूर्व काल में कौन कौन से संचार के साधन उपयोग में लिए जाते थे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम जानेंगे मानव के विकास के साथ संचार साधनों की यात्रा को। देखो बच्चों, पहले ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे। ऐसा कैसे होता था? ढोल या नगाड़ों के माध्यम से बच्चों अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाली जाती थी और प्रत्येक ध्वनि का कोई ना कोई मतलब होता था। जब संबंधित व्यक्ति इस ध्वनि को सुनता था तो वो समझ जाता था कि हमें क्या संदेश मिला है और अब हमें क्या कार्य करना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नगाड़े और ढोल की इमेज को। तो देखा बच्चों आपने, प्राचीन समय में ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश को प्रसारित किया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बदला या कुछ ऐसे भी कार्य होते थे या कभी कभी किन्हीं विशेष अवसरों पर क्या किया जाता था कि कई बार संदेशों को भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग भी किया जाता था। और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हो डाकिया, यानी कि जो पूर्व काल का डाकिया है कौन है? कबूतर। और बच्चों, ये कबूतर के जो पंजे हैं उन्हें ध्यान से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके पंजों पर या शरीर के किसी अन्य भाग पर संदेश को चिपका दिया जाता था या उसे बांध दिया जाता था। फिर ये कबूतर लंबी यात्रा कर वांछित स्थान पर पहुंचते थे और जिस व्यक्ति को संदेश देना है वो व्यक्ति इस संदेश को प्राप्त कर लेता था। तो हमने यह जाना कि ढोल नगाड़ों के अलावा कबूतरों के माध्यम से भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। फिर बच्चों, इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस समय जो हरकारे होते थे वे भी संदेश लाने व ले जाने का कार्य करते थे। हरकारे मतलब बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस घुड़सवार व्यक्ति को। यानी हम यह अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हरकारे वह व्यक्ति होते हैं जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। तो देखा बच्चों, चाहे ढोल नगाड़ों के माध्यम से हो या फिर कबूतरों के माध्यम से हो या फिर हरकारों के माध्यम से, ये वो माध्यम थे जिनमें प्राचीन काल में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। फिर धीरे धीरे समय बदलता है और उसके बाद में क्या होता है, फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पत्रों से संदेश को भेजे जाने लगा। यानी कि बच्चों, फिर धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ और फिर आई चिट्ठी की यात्रा। जाना था ना हमने भाग संख्या 2 में चिट्ठी की यात्रा की, कैसे एक व्यक्ति द्वारा, भानु द्वारा लिखी गई चिट्ठी उसकी मौसी तक पहुंचती है। उस पूरी प्रक्रिया को हमने भाग संख्या 2 में जाना था। तो बच्चों, फिर क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस का विकास होता है और इन पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से जो लिखे गए संदेश हैं वो पत्रों के रूप में, पोस्ट कार्ड के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने लगा। परंतु बच्चों, आपने विचार किया
इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगता ही है। जैसे भानु ने अगर चिट्ठी लिखी थी तो वो ऐसा तो नहीं ना कि आज चिट्ठी लिखी और हाथों हाथ मौसी के पास पहुंच गई हो, ऐसा नहीं हुआ था ना। उसे मौसी के पास पहुंचने में कुछ समय लगा होगा। यानी बच्चों, ये संचार के जितने साधन अभी तक हमने चर्चाएं की, इन संचार के साधनों में समय लगता है, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। परंतु बच्चों, आज के समय में देखिए, आज के समय में टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल और इंटरनेट जैसे संचार माध्यम के आने से हम संदेश को तुरंत भेज सकते हैं। तो देखा बच्चों, हमने कितने संचार के साधनों को विकसित कर लिया है कि टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल और इंटरनेट जैसे संचार के जो साधन हैं, उनके माध्यम से हम संदेशों को तुरंत भेज सकते हैं। यानी यहाँ पर हमने संदेश को टाइप किया, सेंड बटन दबाया और सामने वाले व्यक्ति के पास में संदेश पहुंच जाता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेलीफोन, फैक्स मशीन और मोबाइल की इमेज को, जो संचार के अत्याधुनिक साधनों में आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ यह जानकारी प्राप्त की कि जो आजकल के हमारे साधन हैं संचार के, उनके माध्यम से हम संदेशों को तुरंत गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कुछ आधुनिक संचार के साधनों के बारे में। तो देखो बच्चों, संचार के आधुनिक साधनों में जिस साधन पर हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो है टेलीविज़न। और टेलीविज़न कौन नहीं जानता, हम देखते हैं ना, कई मनोरंजन कार्यक्रम भी देखते हैं, शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों, इसी टेलीविज़न पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, रविवार का दिन था, रमेश और नीता गृह कार्य कर रहे थे। यानी जो रमेश और नीता है वो अपना गृह कार्य कर रहे थे और रविवार का दिन था। पास में बैठे जो पिताजी थे वो क्या कर रहे थे, टेलीविज़न देख रहे थे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पिताजी को जो चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और साथ में वो टेलीविज़न का आनंद भी ले रहे हैं। अब पिताजी टेलीविज़न पर क्या देख रहे थे, तो देखो, रमेश ने देखा कि पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख रहे हैं। यानी बच्चों, जहां रेडियो के माध्यम से हम समाचारों को सुनकर के पता कर पाते हैं, वहीं हम यह जान सकते हैं कि जो टेलीविज़न संचार का साधन है, उसके माध्यम से हम जो सूचनाएं या समाचार हैं उनको सुन सकते हैं और संबंधित चित्रों को देख भी सकते हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि टेलीविज़न को नज़दीक बैठ करके नहीं देखना चाहिए। यानी ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो टेलीविज़न संचार का साधन है उसे हमें नज़दीक बैठ करके नहीं देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, इससे जो हमारी आंखों की रोशनी है वो प्रभावित होती है, यानी हमारी देखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो हमें टेलीविज़न से उचित दूरी बना करके इसका आनंद लेना चाहिए। तो देखा बच्चों, हमने आज की इस कक्षा में जाना कि कैसे संचार के साधनों का विकास हुआ, समय बदलने के साथ साथ संचार के साधन विकसित हुए। जहां पहले या पूर्व काल में सूचनाओं को भेजने में हमें काफ़ी समय लगता था, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या उससे ज़्यादा समय, वहीं हमने देखा कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन, इंटरनेट ऐसे संचार के साधन हो गए हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को तुरंत गति से, और हम कह सकते हैं ना कि हाथों हाथ, यानी कि जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों पर चर्चा करने का। तो देखिए बच्चों, सोचिए और लिखिए में, सोचिए और लिखिए में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि आप टेलीविज़न में क्या क्या देखते हैं। यानी आप सभी टेलीविज़न का आनंद लेते हैं, देखते हैं ना। तो हमसे पहले प्रश्न में यह पूछा गया है कि आप टेलीविज़न में क्या क्या देखते हैं। आप अगर जो भी संबंधित कार्यक्रम देखते हैं, मनोरंजक कार्यक्रम देखते हैं या शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर कोई बच्चा समाचार देखता है, न्यूज़ देखता है, तो वो उसके बारे में भी यहाँ पर लिखेगा। तो हमें इस प्रश्न में यह बताना है कि हम संचार के साधन टेलीविज़न का उपयोग तो करते हैं, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आपको टेलीविज़न से क्या क्या लाभ होते हैं। प्यारे बच्चों, संचार के जो साधन हैं उनसे हमें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। पहली बात तो ये कि हमें संचार के साधनों के द्वारा यह लाभ होता है कि हम हमारी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं तथा दूर दराज में घटित किसी भी घटना की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं ना। जैसे देश विदेश में कोई घटना घटी तो हमें इन संचार के साधनों के माध्यम से पता चल जाता है। हम वहां जाकर के थोड़ी पता करते हैं, इन्हीं साधनों के द्वारा हम पता करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है कि जो संचार का साधन टेलीविज़न है उसके क्या क्या लाभ
होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टेलीविज़न का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा हम सूचनाओं को सुन करके और देख करके प्राप्त करते हैं। जहां हमने देखा था कि रेडियो में सूचनाओं को सुनकर प्राप्त किया जाता है, वहीं हमें टेलीविज़न का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसके द्वारा हम सूचनाओं को सुन भी सकते हैं और संबंधित चित्रों को देख भी सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, टेलीविज़न के माध्यम से हमें अनेक सारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, देश विदेश की खबरों की जानकारी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि टेलीविज़न के काफ़ी सारे लाभ होते हैं। अब बच्चों, हमने जब इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली, तो क्यों ना हम भी कोई एक्टिविटी करें। तो आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन संचार के साधनों के चित्र पुरानी पुस्तकों से या पत्र पत्रिकाओं से काट करके चिपकाएंगे, और जिसका हमारा टाइटल होगा ऊपर संचार के विभिन्न साधन। और ये एक्टिविटी हम सभी को करनी है। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की कि कैसे संचार के साधन समय के साथ विकसित होते गए और उनकी जो विकास की यात्रा है उसके बारे में आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।